अगला पद है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, बिजली डुलाती थी वे बिजन डुलाती है। भूषण भनक से राजवीर तेरे दास, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती। इससे पूर्व के पदों में जो भूषण है उन्होंने जो दिल्ली दरबार के जो शत्रु सेना की रानियां हैं और जो मुस्लिम शासकों की रानियां हैं वो इतना अधिक शिवाजी के पराक्रम से शौर्य से इतना अधिक डर गई हैं कि एक आतंक उनके हृदय में बैठ गया है। तो कहाँ वो रानियां, कहाँ महारानियां पद पर रहती थी, कहाँ वो ऊंचे ऊंचे भवनों में रहती थी और कहाँ कमराओं में रहती थी। तो बहुत ही सुंदर उनके हृदय में बैठा हुआ जो आतंक है, डर है, एक भय है, उस भय का बहुत ही सुंदर चित्रण कवि ने यहाँ पर किया है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। तो कह रही कि वो जो रानियां हैं जो ऊंचे ऊंचे मंदिरों में रहती थी, इतने जड़ाऊ भवन थे सारे, तो वो शिवाजी के पराक्रम के कारण, उनके डर के कारण अब उन मंदिरों को छोड़ करके, उन ऊंचे ऊंचे भवनों को छोड़कर, जो मुगल घराने की स्त्रियां बड़े बड़े मकानों में और पर्दों के अंदर रहती थी, वो आज उन सबको त्याग करके ऊंचे, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियों के अंदर बनी हुई जो घोर मंदिर, एक घोर कंदराएं हैं, अब उनके अंदर रहकर जीवन बिताती है। कंदमूल भोग करें, कंदमूल भोग करें। पूरे पद में कवि ने यमक अलंकार के सौंदर्य के साथ यहाँ पर उन मुगल महिलाओं का, मुगल स्त्रियों के डर का वर्णन किया है। तो अगली पंक्ति में कहते हैं कि कंदमूल भोग करें। जो स्त्रियां पहले बहुत बड़ी बड़ी मिठाइयाँ, बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ खाकर रहती थी, कंद मूल भोग करें। अब वो केवल जो कंद मूल अर्थात जो जंगलों में मिलने वाली वनस्पतियां हैं, कंद मूल हैं, पौधों की जड़ें हैं, केवल उनको खा करके अपना दिन काट रही हैं। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती हैं। जो वहां महलों में रह करके और इतने सारी सुख सुविधाओं के मध्य जीवन बिताते हुए दिन में तीन बार भोजन करती थी, आज वही स्त्रियां तीन बेर खाती हैं। केवल तीन बेर खा करके, अर्थात बेर फल है, उस तीन बेरों को मात्र खा करके अपने दिन का गुजारा करती हैं। तो आगे कवि कहते हैं स्त्रियों के भय को बताते हुए कि किस तरीके से वे आतंकित हैं, कि तीन बेर खाती हैं वे तीन बेर खाती थी। जो महलों में रहकर ऐश्वर्य और सुख समृद्धियों के मध्य, नौकर चाकरों के मध्य तीन बार भोजन करती थी, सुबह शाम रात। तो अब वो इस समय केवल तीन बेर ही उन्हें मिल पाते हैं और उन तीन बेरों को खाकर ही वो अपना गुजारा कर रही हैं। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग। महाकवि भूषण आगे कहते हैं कि सुकुमारता के कारण जो जिनके जो शरीर हैं वो गहनों के भार से, अलंकरणों के भार से शिथिल रहते थे। भूषण शिथिल अंग, जो उनके अंग प्रत्यंग थे, जो बहुत सारे आभूषण वो सर से लेकर पांव तक धारण किए रहती थी, तो उनके भार के कारण, उन आभूषणों के भार के कारण वो धीमे चलती थी, उनका शरीर शिथिल रहता था। लेकिन भूषण शिथिल अंग, लेकिन अब भूख के कारण वह इतनी दुर्बल अंग वाली हो गई है कि अब भी उनका शरीर शिथिल ही रहता है, क्योंकि अब वो कुछ खा नहीं पाती हैं और भूखी रहती हैं। विजन डुलाती थी वे विजन डुलाती हैं। विजन अर्थात पहले उनकी जो दासियां थी, उनकी जो सेविकाएं थी, वो उनके आगे पीछे विजन, जो पंखा है, वो झलती रहती थी। लेकिन अब वह विजन डुलाती, अब गोकुल विजन अर्थात जो ऐसे जंगल हैं जिनमें कोई मनुष्य है ही नहीं, ऐसे निर्जन जंगलों में डुलाती, इधर उधर डोलती फिरती हैं, मारी मारी करती हैं, वहां उनको देखने वाला कोई है नहीं।
भूषण भनत शिव राजवीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती थी। महाकवि भूषण कहते हैं कि वो जो स्त्रियां हैं जो पहले नगन जड़ाती थी, रत्न जटित गहने पहनती थी और रत्न जटित वस्त्र धारण करती थी, बहुत सुंदर पोशाकें धारण करती थी। अब वो नगन जड़ाती हैं, बिना वस्त्र के जाड़े में कांपती हैं। और भूषण बनत महाकवि भूषण कहते हैं कि हे शिवराज शिवाजी, सरवर शिवाजी, ये जो कुछ भी उन मुगल स्त्रियों को सहना पड़ रहा है वो सब कुछ तुम्हारे त्रास के कारण, तुम्हारे आतंक के कारण सहना पड़ रहा है। तो यहाँ पर कवि ने यमक अलंकार की बहुत सुंदर सृष्टि की है और यमक अलंकार के द्वारा इस पूरे पद में एक अर्थ का चमत्कार उत्पन्न किया है। यमक अलंकार जहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है लेकिन उसका अर्थ हर बार अलग होता है, वहां यमक अलंकार होता है। तो प्रत्येक चरण जो है वो एक से अधिक बार आया है, जैसे ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, फिर दोबारा ये चरण आया है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। लेकिन पहली पंक्ति उनके राजसी वैभव को परिलक्षित करती है और जो दूसरी पंक्ति है वो उनकी दयनीयता को, उनकी विवशता को और उनके आतंक को परिलक्षित करती है। तो इसी प्रकार से समस्त चरणों में कवि ने यही चमत्कार उत्पन्न किया है। तो पूरे पद में यमक अलंकार की सृष्टि है और उसके द्वारा जो मुगल स्त्रियां हैं उनके हृदय में व्याप्त जो आतंक है उसको यहाँ पर अभिव्यक्त किया है कवि ने। अगले पद में भी इसी प्रकार जो मुगल स्त्रियां हैं उनके भय का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि उतरी पलंग ते न दियो है धरा पे पग, तेई सग पग निस दिन चली जाती है। अति अकुलाती मोर झाती न छिपाती गात, बात न सुहाती बोली अति अन्न खाती है। भूषण धनत सिंह शाही के सपूत सिवा, तेरी धाक सुने अक नारी बिल लाती है। कोऊ करें धाती कोऊ रोती पीती छाती धरे, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती। तो वही भाव है कि किस प्रकार वो डर रही हैं और आतंक में जी रही हैं। तो महाकवि भूषण कहते हैं कि हे सिंह के समान वीर योद्धा शाहजी के सुपुत्र शिवाजी, आपका जो प्रताप है उसे सुनकर जो शत्रुओं की स्त्रियां हैं वो इतनी व्याकुल हो गई हैं कि जो उतरी पलंग तेना दियो है ढहरा पे पग, जो इतनी सुकुमार थी, कभी जिन्होंने अपने पलंग से उतरकर धरा पर पग, धरती पर पैर भी नहीं रखा, तेऊ सग पग निस दिन चली जाती है, वही स्त्रियां आज तुम्हारे डर से भयभीत होकर, आतंकित होकर रात दिन सग पग इधर उधर भागती चली जा रही हैं। अति अकुलानी मोर झानी तर न छिपाती का, व्याकुलता और अत्यधिक आतंक, डर, घबराहट, इन सारे जो मनोभाव उनके हृदय में बार बार उठते हैं, जिनके कारण उन्होंने अपनी सुध-बुध खो दी है कि उनको कुछ समझ ही नहीं आता सामने क्या चल रहा है, उनकी बुद्धि कार्य नहीं करती, हर पल वो व्याकुलता में डूबी रहती हैं, डर से आतंकित रहती हैं। तो ऐसी जो कुम्हलाए हुए शरीर वाली, कुम्हलाए हुए मुख वाली वहाँ मुगल स्त्रियां हैं, वो घबराते हुए अपना छिपाती ना गाट, अस्त व्यस्त वस्त्रों के साथ यूं ही चलती चली जाती हैं। बात न सुहाती बोले अति अन्न खाती, और कोई बात उन्हें अब अच्छी ही नहीं लगती, कुछ सुनना ही नहीं चाहती हैं, बोले अति अन्न खाती। और कोई अगर बोल देता है तो वो बहुत अधिक झुंझला उठती हैं, परेशान हो जाती हैं। भूषण भनत सिंह शाही के सपूत से, महाकवि भूषण कहते हैं कि हे शाह जी के सुपुत्र शिवाजी, तेरी धाक सुनकारी नारी बिलल, तुम्हारी धाक सुन करके, तुम्हारी जो ये एक शूरवीरता है उसको सुन करके जो शत्रु पक्ष की नारियां हैं वो निरंतर बिललाती हैं, बिलखती हैं, रोती हैं, पीटती हैं। को करे घाती को रोती पीती छाती नहीं, को
कोई तो निरंतर आत्मघात करती है, रोती है, कोई अपना हृदय पीटती है, कोई तो इस प्रकार वह दुख में डूबी रहती हैं। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती थी। और जो स्त्रियां घर में 3-3 बार भोजन करती थी, आज जंगलों में रहकर बीन कर 3 ही बेर खाती जा रही हैं और इस प्रकार को निभाती जा रही हैं और दुख में डूबी हुई हैं। तो यहाँ कवि ने पूरा जो एक वर्णन है शत्रु स्त्रियों के अंदर व्याप्त जो आतंक है उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। यह जो कवित्व का कुछ एक उदाहरण जो है, ये कविता का एक उदाहरण है और इसमें अंतरास और यमक इन दोनों छंदों में श्रुति माधुर्य है और इसमें मात्र जो एक शिथिलता है वो भी कहीं कहीं देखने के लिए मिलती है। चौथे चरण में घात की चर्चा करने के बाद बेर खाने की चर्चा जो एकदम कवि ने उठा दी है, ये कुछ असंगत सी लगती है। ऐसा जान पड़ता है कि छंद की पूर्ति की आवश्यकता ने अर्थ गौरव पर विजय पा ली है और इसी प्रकार की काव्य दुर्बलता भूषण जी के कई छंदों में देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो काव्य में वर्णन किया है कवि ने वो अपने आप में बहुत अधिक रमणीय है। अगले पद में कवि भूषण आगे कहते हैं दोबारा से और उसी आतंक का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं कि वो जो मुगलों की स्त्रियां हैं किस प्रकार से भयभीत होकर इधर उधर अपने आप को बचा रही हैं। तो अतर गुलाब रस शोभा घन सार सब सहज सुबास की सूरत की बिसराती पल भर पलंग ते भूमि न धरती पाप भूली खान पान फिरे बन बिल लाती बन भनत से विराज तेरी धाक सुनी दाराहार बार न संहारे अकुलाती है ऐसी परी नरम हरम बाद साहब की नाशपाती खाती थी, वो बनाशपाती खाती थी। तो महाकवि भूषण यहाँ पर कहते हैं कि अतर गुलाब रस, बहुत सारी जो मुगल दरबार की स्त्रियां थी वो अपने शरीर को सुगंधित रखने के लिए, स्वयं को सुगंध से जुड़े रखने के लिए अनेक प्रकार के सुगंधित जो उपकरण हैं उनका प्रयोग करती थी। तो उन्हीं सबका वर्णन यहाँ पर भूषण कवि कहते हैं कि हे महाराज शिवाजी, वन भनत शिवराज तेरी धाक सुनी। हे महाराज शिवाजी, शाह जी के पुत्र शिवाजी, आपका नाम सुन करके वो जो बादशाह घराने की बेगमें हैं, स्त्रियां हैं, वो डर के कारण अतर गुलाब रस चोबा घन सारस, जो इत्र है, गुलाब का इत्र है, चोबे का रस है और घनसार सब, और जो कपूर आदि का चूर्ण है, ये सब जो साधारण सुगंध की सामग्रियां थी, जो विशेष सुगंध की सामग्रियां थी, जिन्हें वो प्रतिदिन अपने लेप में मिलाकर अपने शरीर पर लेपती थी और फिर वातावरण को सुगंधमय करती थी, तो ऐसी वो स्त्रियां अब इन सबको लगाना भूल गई हैं, सहज सुबास की सूरत बिसराती हैं। तो ये जो सुगंध की जो सहजता से प्राप्त की जाने वाली सामग्रियां थी, इन सबको अब वो भूल चुकी थी। पल भर पलंग ते भूमि न धरती पान, जो अपनी सुकुमारता के कारण इतनी सुकोमल थी कि एक पल के लिए भी पलंग से भूमि पर पैर नहीं उतारती थी, नहीं रखती थी, भूली खान पान फिरे बन बिल लाती। अब वो सब खान पान भूल करके वन वन बिलखती हैं, वन वन मारी मारी फिरती हैं, भूखी प्यासी वन वन मारी मारी फिरती हैं। दाराहार बार न संहारे अकुलाती है। और आगे कहती हैं कि ये जो घबराहट है, इस घबराहट के कारण, इस डर के कारण, इस आतंक के कारण वो जो मुगलों की स्त्रियां हैं वहाँ अपने घर में जो बहुत सारे अलंकरण धारण करती थी, अपने बाल बनाती थी, केश संभालती थी, है ना, सुगंधियां लगाती थी, तो वो सब करना भूल गई हैं। ऐसी परिणाम बादशाहों के जानने को ये स्त्रियां ऐसी दीनहीन हो गई हैं कि नाशपाती खाती थी, बनाशपाती खाती थी। जो पहले फल और मेवे खाती थी, अब वो केवल जंगली घास फूस और जंगली जो वनस्पतियां हैं, केवल उनको खा करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो कवि ने इस बात को पूर्व में भी कहा है और कुछ कुछ भाव जो हैं कवि के वो पूर्व अपने ही पद का सामने
प्रस्तुत करते हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन जो कवि यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि महाकवि भूषण का जो एक शौर्य है, पराक्रम है, वो इतना अधिक है कि जो मुगल बादशाहों की स्त्रियां हैं वो उससे बहुत अधिक भयभीत हो गई हैं और आतंकित हो गई हैं, और इसी आतंक के कारण वो अपनी सुध-बुध खो बैठी हैं, जिसमें कि ना उन्हें किसी प्रकार से अपने खान-पान का ध्यान रखने का समय है, बल्कि वो घर में ही नहीं रह रही हैं, वो जंगलों में इधर-उधर मारी-मारी फिर रही हैं, तो खान-पान सब कुछ, हार-श्रृंगार सब कुछ भुला चुकी हैं और इसलिए दीनहीन, कुम्हलाई हुई सी, सौंदर्यहीन हो गई हैं और निरंतर डर और भय के कारण आतंकित रहती हैं। धन्यवाद।